नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम हरियाणा मांगे मोर। जी हां, अब इंतजार है 8 मार्च का। बतौर वित्त मंत्री सीएम मनोहर लाल हरियाणा का बजट पेश करेंगे। बजट में किन किन मुद्दों पर फोकस रहेगा, जोर रहेगा, मनोहर पिटारे में हरियाणा के लिए क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ होना चाहिए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये बेहद खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 8 मार्च को बजट आने वाला है। विधानसभा का बजट सत्र जारी है। आम लोग टकटकी लगाकर बजट की तरफ देख रहे हैं। इस बार बजट में लोक कल्याण के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा, रोजगार पर सबसे ज्यादा फोकस रखा जा सकता है। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य और ढांचागत विकास को गति देना भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल हो सकता है। बजट को बेहतर बनाने के लिए सीएम मनोहर लाल ने अपने मंत्रियों, अधिकारियों के साथ मिलकर लगातार बजट पर चर्चा की। समाज के हर वर्ग से इसके लिए सुझाव लिए गए हैं। वहीं बजट में विपक्ष के सुझाव को भी शामिल किया गया है। सीएम मनोहर लाल लगातार तीसरी बार बजट पेश करेंगे। और आपको इतना विश्वास दिला देता हूं कि प्रत्येक वर्ग को अच्छी तरीके से सरकार एक और पे टच भी करेगी और नए इंसेंटिव्स भी ऐसे प्रदेश में लेकर आएगी पॉलिसीज़ के माध्यम से, जो प्रदेश को एक दिशा डेवलपमेंट और प्रगति की ओर पे देने का काम करेगी। सरकार से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है, थोड़ी संभाल के कहानी चलावें। गरीब आदमी कतई मरा हुआ है। महंगाई है, जो फंड है जो 140 रुपए की 60 रुपए की आ रही है। आलू है 70 रुपये धड़ी है। केला 50 रुपये दर्जन है। शकरकंदी 60 रुपये किलो है जी। अब बताओ क्या करना। सरकार के सामने एक तरफ जहां कोरोना और लॉकडाउन के बाद गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी है, वहीं बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त जनता की उम्मीदों पर भी खरा उतरना है। देखना होगा वित्त मंत्री के तौर पर इन दोनों चुनौतियों का सामना सीएम मनोहर लाल कैसे कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा मांगे मोर के इस हमारे खास एपिसोड में हमारा मकसद यही है ताकि हम जान सकें मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगामी 8 मार्च को जो बजट पेश करने वाले हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है। इन सारी चीजों को हम टटोलने की कोशिश करेंगे और यह भी हमें जानना समझना बेहद जरूरी है इस वक्त प्रदेश के सामने क्या चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को पार पाने के लिए ये बजट किस तरह का होना चाहिए। इन सारे एस्पेक्ट पर हम चर्चा करेंगे और एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको तारुफ करवा देते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक धर्मपाल धनखड़। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर, मैं आप तीनों के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या समझ रहे हैं, लोगों की उम्मीदें क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं करनाल से। लक्ष्य वर्मा, ओवर टू यू। और आप ये जानने की कोशिश करें कि लोगों को क्या उम्मीदें हैं। बिल्कुल यश, अगर बात की जाए हरियाणा के बजट सत्र की तो आगामी 8 मार्च को हरियाणा का बजट सत्र जारी होने जा रहा है। यानी 8 मार्च को हरियाणा का बजट पेश होगा। तो इसमें क्या कुछ अहम भूमिका रहने वाली है हरियाणा सरकार की, मनोहर लाल की। तो सबसे पहले जो हमारे साथ काफी पब्लिक जरूर जुड़ी हुई है, जो बजट से संबंधित जो जानकारी लेंगे, उनसे क्या कुछ अपेक्षाएं वो रखते हैं इस बजट में। तो सबसे पहले युवाओं से बात कर लेते हैं। युवा, क्योंकि रोजगार की बात करें तो सबसे पहले रोजगार की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ युवा जुड़ रहे हैं। मैम, क्या कुछ देख रहे हैं आने वाले समय में, बजट आ रहा है 8 मार्च को, क्या कुछ अपेक्षाएं आपकी ओर से की जा रही हैं? मैं अगर जैसे मैं एज अ डिजाइनर बात करती हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो मुझे यह लगता है कि यहाँ से हमें जैसे करनाल में यहाँ पे कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो हमें यहाँ से
अदर सिटीज में जाना पड़ता है, लाइक 3 टायर सिटीज में, गुड़गांव में, बैंगलोर में, दिल्ली में या फिर चंडीगढ़ में। बट यहाँ पे एज पर माई नॉलेज हमें ऐसी जॉब्स नहीं मिलती हैं। मिलती हैं तो 15,000 20,000 दैट्स इट। बट वहाँ पे अगर हम करते हैं तो स्टार्टअप भी 30 40 50,000 ऐसे स्टार्ट होता है। तो मैं सरकार से ये अपील करती हूँ कि हमें ऐसी जॉब्स यहाँ पे भी ऐसे प्रोवाइड करें, इतनी अपॉर्चुनिटीज, सो दैट हमें बाहर ना रहना पड़े। अब जैसे बाहर रहते हैं तो हमें घर का खाना नहीं मिलता है, वो सब प्रॉब्लम्स आती हैं, पेरेंट्स से दूर रहते हैं। ओल्ड एज में पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे हमारे साथ रहें, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, या तो हम जॉब बाहर करें या फिर हम घर पे रहें, तो हमारे पास जॉब। आप किस नजरे से देख रहे हैं? एक्चुअली क्या है, मैं तो इंडिया से बाहर ही रहता हूँ, तो जो जो अपॉर्चुनिटी हमें बाहर मिलती है वो हमें यहाँ नहीं मिल पाती है। तो मेन मोटिव यही रहता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ऐसा कुछ स्टेप्स करे, जॉब सेक्टर ऐसा क्रिएट करे कि हमें बाहर इंडिया से जाने की जरूरत ही ना पड़े। हम सारा कुछ जो भी जॉब सेक्टर है, हम सारा कुछ अपना यहीं पे हमें मिले। हमें एक तो सैलरी स्केल अच्छा मिले ताकि हमें बाहर देखना ही ना पड़े। मेन मोटिव तो यही है। तो बिल्कुल युवा अपनी अपेक्षाएं जरूर रख रहे हैं। गृहिणी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्या कुछ वो चाह रही हैं। मैम, किस नजरिए से देख रहे हैं? गृहिणी हैं आप, क्या कुछ बजट सत्र में आप देखना चाह रही हैं इस पर? बजट सत्र में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की अगर मैं देखूं तो एक मजबूरी हो जाती है, केंद्र सरकार की एक मजबूरी है कि उन्हें मानक के आधार पर रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं। पर अगर मैं राज्य सरकार की बात करूं तो ट्रांसपोर्ट को वो थोड़ा सा कम करके और उससे कीमतों को कम किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो हमारी सारी चीजें जो किचन से रिलेटेड हैं वो महंगी हो जाती हैं। तो अगर राज्य सरकार इसमें हमारी मदद करे तो वो प्रभाव हमारी किचन तक नहीं आएगा। हालांकि वो चीजें इतनी महंगी नहीं है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट के बाद महंगी हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं पेंशन की, जो भत्ता सरकार देती है वो बहुत ही अच्छा कार्य है सरकार के द्वारा, बुजुर्गों को बहुत मदद हो रही है। लेकिन पर्सनली जो एक चीज मैं नोटिस कर रही हूँ वो ये है कि बुजुर्गों का वो रास्ता थोड़ा सा सरल किया जाए। बुजुर्ग आने में सक्षम नहीं है, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, उन्हें पकड़ के लाया जाता है, या कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो बेड पे ही हैं तो उनको वो भत्ता इस वजह से नहीं मिल पाता कि वो पहुंच नहीं पाते हमारे तक, और जो उन्हें कागजी कार्रवाई करनी है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। इसलिए मैम, आप क्योंकि किचन आप देखते हैं घर पर, तो किस किस क्या लग रहा है आपको आने वाले समय में? क्या कुछ अपेक्षाएं आप सरकार से कर रहे हैं, चाहे गैस सिलेंडर की ही बात करें या फिर हरी सब्जियों की बात करें? सबसे पहले रसोई के अंदर सबसे पहले यही चीजें आती हैं। देखिए, मैं युवाओं की बात को ही दोबारा उठाना चाहूंगी। अगर आप देखो तो युवाओं ने क्या बोला है, क्या यही कहा है कि क्यों वो बाहर जा रहे हैं, क्यों यहाँ सैलरी कम है। और सैलरी कम है इसकी वजह से कारण क्या है? क्योंकि इन्हें वैसे ही रोजगार नहीं मिल पा रहा। अगर रोजगार नहीं मिल पा रहा तो अपने खर्चे नहीं पूरे कर पा रहे। खर्चे क्यों नहीं पूरे कर पा रहे? क्योंकि इनके पास कमी है। लक्ष्य मैं आपके पास लौटूंगा। बहुत सारे मुद्दे निकलकर सामने आए हैं और मैं उम्मीद ये भी करता हूं कि जो हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं उन्होंने भी इन मुद्दों को सुना है। और अब उम्मीद यहां पर यह भी है कि जो मुद्दे सामने रखे गए हैं उनका निदान भी इस बजट में दिखेगा, या फिर एक प्लान तो जरूर होगा जो धरातल पर उतरेगा। प्रोफेसर विधु रावल, किस तरह का बजट होने वाला है? बहुत उम्मीदें हैं और उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत जरूरी है। बहुत उम्मीदें हैं सर प्रदेश के लोगों की। देखिए, हरियाणा की सरकार केंद्र की भाजपा सरकार की तरह ही जन कल्याण के प्रति समर्पित है। गरीब कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। एक के बाद एक जो हमने बजट प्रस्तुत किया है वो गरीब के लिए, गरीब को समर्पित बजट रहे हैं हमारे। हमने अंत्योदय को मिशन बनाकर पंक्ति में अंतिम जो व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान के लिए हमने निरंतर कार्य किए हैं। ये बजट भी उससे अछूता नहीं रहेगा। हरियाणा के अंदर लोक कल्याण की बात हो, हमने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत हरियाणा के राजस्व को भरा है और हरियाणा के आमजन की जेबों को भरा है, तो लोक कल्याण उससे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, बिंदु है। सामाजिक सुरक्षा के तहत मैं एक के बाद एक बिंदु पर बता सकता हूँ हमने किस प्रकार से केवल प्रशंसनीय नहीं अनुकरणीय कार्य किया है। रोजगार सृजन की जहां तक बात हो, हमने 2024 को तक तय किया है कि हरियाणा को जीरो अनएम्प्लॉयमेंट प्रदेश बनाना है। यानी इस प्रकार के अवसर हमने सृजन करने हैं। अभी भी हमने 7 साल में अद्वितीय काम किए हैं। पहले की सरकारों की तुलना में देखें तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है बहुत बढ़िया है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। इसी के तहत पिछले साल नई शिक्षा नीति लाई गई है। उस शिक्षा नीति के अनुरूप किस प्रकार की बजट एलोकेशन होनी चाहिए वो रहेगी। स्वास्थ्य योजनाएं,
हमने एक के बाद एक स्वास्थ्य योजनाएं जो है लागू की। जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है वो भारत सरकार की आयुष्मान योजना, उसमें भी हरियाणा की सरकार जो है पूरे देश के अंदर सबसे बेहतर कार्य कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने हमारी भूतपूर्व प्रशंसा की है। तो बुनियादी ढांचे की जहां तक बात हो, हम बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जोरदार काम कर रहे हैं। मैंने बताया कि गरीब कल्याण के लिए एक के बाद एक योजनाएं लेकर आए हैं। श्रम कल्याण बहुत महत्वपूर्ण विषय है और उसके लिए काम कर रहे हैं। इन ऑल हम मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट के जो मंत्र के साथ चल रहे हैं, जिसमें लोगों की ईज ऑफ लिविंग, लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाया जाए, ईज ऑफ लिविंग के तहत जो है गुड गवर्नेंस। ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह भी जुड़े हुए हैं। राय सिंह जी, विपक्ष को क्या उम्मीदें हैं इस आने वाले बजट से? हालांकि एक बात जरूर सुनने को मिलती है, हर बार ये कहा जाता है, मुझे नहीं पता इसको लेकर इंटेंशन क्या है या फिर विरोध के नाते विरोध करना है, कि बजट नहीं लगता। जो समस्याओं का निदान होना चाहिए, जो विजन दिखना चाहिए, वैसा नहीं दिखता है। इस तरह की बातें हर बार विपक्ष की तरफ से सुनने को मिलती है। लेकिन विपक्ष क्या चाहता है कि बजट कैसा होना चाहिए, जो प्रदेश के सामने वर्तमान में चुनौतियां हैं उसका निदान कैसा हो, ये बजट कैसा होना चाहिए सर? देखिए मेरे मित्र, जिस प्रकार आपने बजट की को लेकर के हरियाणा मांगे मोर एक विषय लेकर आप आए हैं जी, और आपने अपने संवाददाताओं के साथ प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लोगों की बात सुनी है कि क्या बजट में उम्मीद रखते हैं। और उसके साथ साथ जो भाजपा के प्रवक्ता ने अपनी चिर परिचित शैली में जो उनको बताया जाता है, कहा जाता है कि आपको पिछले 7 साल से ऐसे ही बोलना है और आगे भी ऐसे बोलते रहना है। तो ये बहुत बातें हैं। बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के माननीय खट्टर साहब तुलनात्मक अध्ययन में प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में सबसे पिछड़ी साबित हुए हैं। ये आंकड़े हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। इसके साथ साथ बतौर वित्त मंत्री उनकी प्राथमिकताएं क्या रही हैं? प्रोफेसर साहब मैं आपके पास लौटूंगा। प्रोफेसर साहब मैं आपके पास लौटूंगा। राय सिंह जी जल्दी से अपनी बात रखिए। जी। अब जहां तक आप है कि भाई विपक्ष की क्या उम्मीद है, हमारे 4 मुद्दे प्रमुख हैं। देखिए कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर किसान पर लगातार इस सरकार ने अत्याचार किए। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार केंद्र सरकार ने अपने बजट में एमएसपी के कुल मूल्य पर और सरकार द्वारा दी गई किसानों के सब्सिडी पर कटौती की है, उसको हरियाणा सरकार अपने वित्त मंत्रालय में वित्त आधार पर पूरी करे। दूसरा कि कोरोना में जो महामारी रही है, कोरोना में प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के आधार पर 10-10 लाख रुपए देने की बात हुई थी। क्या मृतकों को पैसे दिए गए हैं? बड़ी विडंबना है कि 3 लाख प्रति व्यक्ति देने की बात हुई केरल से, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केवल 50,000 के चेक उन लोगों को मिले हैं। बजट में सरकार स्पष्ट करे कि उनको पैसा कहां से मिलेगा। इसी प्रकार जहां तक बात है कि जो बीपीएल के आधार कार्ड है, जो गरीब व्यक्ति है, जो लगातार टहमा हुआ प्रदेश के अंदर, इसको सभी प्रकार की सुविधाएं खत्म कर दी सरकार ने। उनके लगभग 4500 से अब 5000 ऐसे उनके आवेदन प्राप्त हुए हैं कि लाभ के लिए सरकार ने केवल मात्र 79 लोगों को चुना है। बाकी लोगों को क्यों नहीं चुना? क्या कहा कि तकनीकी कारण सरकार जो है अपनी नीतियों को बदले, सच्चाई में समझे। इस प्रकार बच्चों ने कहा है कि मैं रोजगार हमें चाहिए, रोजगार हरियाणा ना देने में प्रदेश का देश का नंबर 1 राज्य बन चुका है। कोई भी आंकड़ा उठा के देख लो, सीएमएमआई का देख लो, राष्ट्रीय स्तर के किसी भी सर्वे एजेंसी का देख लो, हरियाणा रोजगार ना देने। ठीक है, मतलब आपके 4 पॉइंट है, आपने 4 पॉइंट रखे हैं राय सिंह जी। एक अंतिम बात मेरी जी जल्दी से रखिए। हमारे गृहिणी ने कहा कि केंद्र सरकार की मजबूरियों की, केंद्र सरकार की कोई मजबूरी नहीं है। केंद्र सरकार की चालाकियां, नाकामियां हैं। ठीक है, लगातार महंगाई बढ़ा रही है और ठीक है राय सिंह जी कि जिस प्रकार उनकी रसोई है उस पर कब्जा न करे, गरीब व्यक्ति को लगातार धरातल में डाले। ठीक है राय सिंह जी, आपने 4 पॉइंट रखे हैं। सरकार जो है ठीक है राय सिंह जी, किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई ऐसी बात न करे। ठीक है राय सिंह जी, आपने 4 पॉइंट रखे हैं, इसका मैं जवाब लूंगा। मैं इसका जवाब लूंगा कि जो विपक्ष की उम्मीदें हैं उस पर हरियाणा सरकार कितना खरा उतरने जा रही है, इसका मैं जवाब लूंगा। लेकिन हमारे साथ प्रोफेसर साहब मैं आपके पास लौटूंगा, पहले एक एक करके पूरा कर लेते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, धर्मपाल धनखड़ जी। किस तरह का ये बजट होना चाहिए जो 8 मार्च को पेश किया जाना है? प्रदेश के सामने जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, चाहे बात फिस्कल डेफिसिट को लेकर हो, इन्फ्लेशन को लेकर हो,
पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की बात हो या फिर किसानों की आमदनी को बढ़ाने की बात हो, किस तरह की आप चुनौती देख रहे हैं, किस तरह का ये बजट होना चाहिए? देखिए, हरियाणा सरकार हर साल जो है वो बजट पेश करती है और बजट का आंकड़ा जो है वो हर साल बढ़ता रहता है, आकार बढ़ता रहता है। पिछले साल भी 1,55,745 करोड़ का बजट पेश किया गया था, जिसको कि उससे पिछले साल की अपेक्षा में ये जो है 13% ज्यादा है। बिल्कुल, इस बार भी अनुमान है कि बजट जो है वो 12-13% ज्यादा होगा और जो है सरकार जो है लोगों की अपेक्षा ये है कि सरकार की शिक्षा और स्वास्थ्य और सामाजिक मूलभूत सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दे। इसके साथ ही सबसे बड़ी चुनौती जो आज के दिन राज्य सरकार के समस्या है, यहाँ की समस्या है, वो है बढ़ती बेरोजगारी। बेरोजगारी के मामले में हम देश में बेरोजगारी दर के मामले में अव्वल है देश का। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार को कार्य योजना तैयार करनी होगी, उसका बजट में ही लक्षित होना चाहिए। जहाँ तक महंगाई की बात है, महंगाई पर काफी हद तक जो है वो केंद्र सरकार अंकुश लगा सकती है, राज्य सरकार इस तरीके से अंकुश नहीं लगा सकती है जिस तरीके से केंद्र सरकार महंगाई पर काबू पा सकती है जी। तो यहाँ जरूरत इस बात की है कि महंगाई तो रुके, जो कि रुकनी नहीं है, क्योंकि युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, महंगाई और बढ़ी। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सारी चीजें देखनी होगी जो सरकार की तरफ से ये कहा जाए, किया जाए कि सरकार जो है किसी भी तरीके से रोजगार और आम आदमी की रोजगार बढ़ाने की तरफ ध्यान दे। आम आदमी का की जेब में पैसा, उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है और सामाजिक कल्याण के हिसाब से बजट में बढ़ोतरी की जाए, शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी की जाए और साथ ही बनाना है उसके बजट में बढ़ोतरी की जाए। ठीक है धर्मपाल जी, मैं आपके पास लौटूंगा। प्रोफेसर साहब, 4 पॉइंट रखे थे राय सिंह ने, उन 4 पॉइंट पर आपका उत्तर क्या है? अलग अलग तरीके से फैक्टर बताए गए, एस्पेक्ट बताए गए कि विपक्ष की उम्मीदें तो ये है। देखिए, विपक्ष की बेरोजगारी प्रदेश की जनता ने की हुई है। विपक्ष बेरोजगार रहने वाला है वो अपने आचरण, अपनी करतूतों के कारण है। उनका आक्रोश भी जनता से है, भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष का आक्रोश नहीं है। प्रदेश की और देश की जनता उनको किस प्रकार नकार चुकी है, असल में बौखलाहट, तिलमिलाहट उस कारण से है। लेकिन उन्होंने 4 बिंदु रखे थे और मैं उन चारों बिंदु पर एक बार तुलनात्मक जो वो कह रहे थे, मैं एक बार तुलनात्मक एक आंकड़ों के तहत दे देता हूँ। वो तो केवल जो है ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स दे रहे थे, काल्पनिक बातें कर रहे थे, मैं आंकड़े दे रहा हूँ। देखिए, किसान पर अत्याचार की उन्होंने बात कही थी, जबकि उनके शासनकाल में केंद्र सरकार में, जब केंद्र सरकार उनकी थी और प्रदेश में हरियाणा सरकार उनकी थी, यानी कांग्रेस की थी, उस समय 10 सालों में 3,73,000 करोड़ एमएसपी के तहत बांटा गया था, किसानों को दिया गया था। हमने इन 7.5 सालों के अंदर हमने 8,13,000 करोड़, यानी उनसे कम समय में उनसे दुगने से भी अधिक हम दे चुके हैं। ये तुलनात्मक है। फिर वो जब किसान के साथ प्राकृतिक आपदा हुआ करती थी, प्राकृतिक आपदा की मार होती थी किसान के साथ, तो ये 2-2 रुपए के चेक बांटा करते थे। हमें सबको याद है, हरियाणा के किसानों को 2-2 रुपए के चेक बांटा करते थे। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी हरियाणा के अंदर, तो पहले जो कृषि मंत्री थे उन्होंने घोषणा की कि आज के बाद प्राकृतिक आपदा, यानी अगर कोई ओला गिरेगा तो किसान के खेत में नहीं गिरेगा, वो सरकार के खजाने में गिरेगा। और हमने उसको चिरतार्थ किया। जहां इन्होंने 1966 जब से हरियाणा बना तब से लेकर 2014 तक केवल 2313 करोड़ रुपए विभिन्न तरीकों से मुआवजे के रूप में किसान को दिए थे। हमने पिछले 7.5 सालों के अंदर 3912, इनसे लगभग दुगने, हम 7 साल में 48 साल में इन्होंने दिए थे 2313 करोड़ रुपए किसान को, हमने 3912 हम केवल 7 सालों में दे चुके हैं। और यहीं पर बात नहीं रुकती, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इससे भी अतिरिक्त हम 4500 करोड़ रुपए उससे अतिरिक्त दे चुके हैं। यानी कुल मिलाकर 8500 करोड़, 8,000-5,000 करोड़, यानी 8,005 करोड़ तो केवल 7.5 सालों में, और उससे पहले के 48 सालों में कितना। ठीक है, मतलब प्रोफेसर साहब आप ये बताना चाह रहे हैं कि जब से प्रदेश में सरकार है, तब से लोगों का कल्याण हुआ है। ठीक है, जल्दी से समय बहुत कम है, जल्दी से जी। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय प्रदेश के किसान को मुआवजा मिला करता था 6,000 रुपए, जबकि हमने सत्ता में आते ही हमने उस मुआवजे को डबल कर दिया, 12,000 रुपए प्रति एकड़ कर दिया, और पिछले ही साल हमने उसको 15,000 कर दिया। ये लोग किसान पर अत्याचार की बात
वाड्रा जैसे लोगों से 11,000 एकड़ हरियाणा का लुटवा चुके हैं। ये लोग आकर किसान की बात करते हैं। ठीक है, मतलब आपकी बातों का, आपके तथ्यों का ये निष्कर्ष निकाला जाए कि आपका ये कहना है कि प्रदेश सरकार ने लोगों का जन कल्याण किया है, कल्याण की तरफ फोकस रहा है। ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं। राय सिंह जी वो कह रहे हैं कि हम तो तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, लेकिन आप तो काल्पनिक बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जल्दी से अपनी बात मेरे मित्र ध्यान से सुनना, इनको बताऊंगा मैं। जल्दी से। इनके आंकड़े जो हैं वो इनके अपने बढ़ाए हुए हैं, जो मर्जी लिख ले, जो मर्जी कह ले, सरासर पर सच्चाई नहीं है। एक बात सुनिए, नहीं प्रोफेसर साहब, मैं सवाल पूछ लेता हूँ। प्रोफेसर साहब, देखिए ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी प्रोफेसर साहब, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। नहीं सर, कार्यक्रम को समाप्त करना पड़ेगा सर, कार्यक्रम को समाप्त करना पड़ेगा, ऐसे चर्चा नहीं चल पाएगी। राय सिंह जी नहीं सर, मुझे कार्यक्रम को समाप्त करना पड़ेगा सर, सॉरी सर, मैं माफी चाहता हूँ, मैं कार्यक्रम को समाप्त कर रहा हूँ सर, मैं कार्यक्रम को समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि चीखम चिल्ली से ऐसे कार्यक्रम नहीं होते। तथ्यपरक बात होती है और तथ्यों के साथ बात होती है तो बात में मजा भी आता है और बात प्रभावशाली होती है। सर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन आगे से हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी चीखम चिल्ली नहीं होगी, हो हल्ला नहीं होगा, मुद्दों पर बात होगी, तथ्यों के साथ बात होगी। और बात आती है यहाँ पर जनता की उम्मीदों की, तो हम उम्मीद करते हैं कि बजट बहुत अच्छा होगा, जैसा कि जनता भी जता रही है। फिलहाल मुझे आप दीजिए इजाजत, लगातार आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।